तो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ये वीकेंड पे बड़ा ही जिसको कहते हैं ना शुगल रहा, बिकॉज हर थोड़ी देर बाद आप रिफ्रेश करें अपना सोशल मीडिया और किसी की मी एट 20, मी एट 22, मी इन 20s, मतलब इस किस्म की तस्वीरें जो थी वो अच्छा मैंने भी लगाई और फिर काफ़ी लोगों को हैरानी हुई और परेशानी भी हुई कि आपने अपने आप को क्या किया। मैंने कहा मुझे तो लग रहा था मैं ज़्यादा नहीं तब्दील हुआ, लेकिन फिर जब मैंने आपको देखा तो एहसास हुआ कि मैं वाकई तब्दील हो गया हूँ। अब्दुल्ला मैं तो खुद हैरान हो गई अपनी तस्वीरें देख के। मैंने काफ़ी ढूंढी, एट प्रिसाइसली एट 20 तो शायद मुझे कोई नहीं मिली, लेकिन इन्हें कंफ्यूजन हो गई थी कि इन्हें पता ही नहीं लग रहा था कौन सी में 16 की है, कौन सी में 20 की है, कौन सी में इससे बड़ी। आई हैव बीन लार्जली द सेम, और मेरी पूरी आप देख लेना जिंदगी। तो एनीवे वी विल शो यू द पिक्चर्स और आप जज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जी कोरोना वायरस की बात करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है और आज क्या समाअत होनी है। आपको बताएं कि कोरोना से बचाव के हुकूमती इक़दामात पर सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस पर आज फिर समाअत होगी और चारों सूबों समेत वफाक को मुतमईन करना है कि कोरोना के खिलाफ मुनासिब इक़दामात उठाए जा रहे हैं। पिछली बार तो अदालत बिल्कुल भी मुतमईन नहीं थी और आज क्या होता है ये ऑब्वियसली देखना पड़ेगा। गुज़िश्ता पीर आपको याद दिला दें, गुज़िश्ता पीर को सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के मामले पर वफाक और सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि अदालत मावल खुसूसी ज़फ़र मिर्ज़ा की कारकर्दगी से भी मुतमईन नहीं। बड़ी तादाद में डॉक्टरों के कोरोना से मुतासर होने की इत्तलात पर सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को तहरीरी हुक्म दिया था कि वो डॉक्टर्स की ज़रूरियात पूरी करें। हर सूरत में अदालत ने इस्लामाबाद इंतजामिया और पंजाब हुकूमत से भी कोरोना से निमटने और इमदादी काम की तफसीलात तलब की थी। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए थे कि सिंध हुकूमत कोरोना लॉकडाउन से मुतासरा गरीबों में 8 अरब का राशन तकसीम करने के सबूत पेश नहीं कर सकी। सूबे भर में ऐसे राशन ना मिलने की शिकायत पहुँच रही हैं। उस पर सिंध हुकूमत ने वजाहत की थी कि उसे 8 अरब रुपए मिलने की इत्तलात दुरुस्त नहीं है। सिंध हुकूमत को 1 अरब 5 करोड़ 80 लाख रुपए 2 किस्तों में जारी किए गए। पहली किस्त 26 मार्च को 58 करोड़ रुपए की मिली, दूसरी किस्त 6 अप्रैल को 50 करोड़ रुपए की मौसूल हुई। तो आज इस सिलसिले में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं इस बारे में भी हम मालूम करते हैं। बिल्कुल जी, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट आसिफ बशीरी चौधरी, उनसे बात कर लेते हैं और अपडेट्स भी पता करते हैं। आसिफ, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो ये समाअत कितने बजे स्टार्ट होगी आज और कौन कौन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज कौन हाजिर होगा सुप्रीम कोर्ट में? जी शुक्रिया। आज 5 रुकनी बेंच है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में और 11:30 बजे लार्जर बेंच समाअत करेगा इस सारे मामले की। और गुज़श्ता समाअत पे भी जिन लोगों को नोटिस हुए थे, जिसमें एडवोकेट जनरल्स थे, हेल्थ डिपार्टमेंट थे तमाम सूबों के भी और वफाक के, और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान होंगे और जो दीगर मुतलका महकमे हैं जो कोरोना वायरस को डील कर रहे हैं, जिसमें NDMA है और दीगर प्रोवेंशल इदारे हैं, उन तमाम को नोटिस हुए हैं और उन तमाम की यहाँ पे नुमाइंदगी होगी। आज जो समाअत है, आपको याद होगा कि पिछली समाअत पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने खासा बरहमी का इजहार किया था, न सिर्फ वफाक की जो कारकर्दगी है कोरोना वायरस के हवाले से उठाए जाने वाले इक़दामात, बल्कि सूबों के ऊपर भी काफ़ी तनकीद की थी, बिलखसूस सूबा सिंध के ऊपर। और सिंध के हवाले से कहा गया था कि 10 रुपये की चीज़ जो है वो 4 मिनिस्टर्स मिल के देते हैं और जो पुलिस है वो एक प्राइवेट जो ट्रस्ट है उससे राशन जो है वो उठा के लेके जा रही है। और ये कहा गया था कि 8 अरब रुपये का जो राशन तकसीम किया गया है वो किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि किसको मिला है। तो आप हमें ये बताएं कि उसकी तमाम तफसीलात जो हैं वो फ्राहम की जाएँ। इसके अलावा चारों सूबों से रिपोर्ट्स जो हैं फ्रेश रिपोर्ट्स मांगी गई थी कि क्या इक़दाम मज़ीद क्या इक़दाम उठाए गए हैं। तो चारों सूबों की तरफ से रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं और सिंध की तरफ से राशन के हवाले से जो है वो खासा दिलचस्प जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबमिट कराया जा चुका है। सिंध की तरफ से जो 8 अरब रुपए के राशन का मामला था उसमें कहा गया है कि ऐसा जो स्टेटमेंट है देना वो सिंध हुकूमत की साख को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है, क्योंकि 8 अरब रुपये का राशन जो है वो तकसीम ही नहीं किया गया। उन्होंने ये कहा कि सिंध की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल जो है वो 101 अरब 6 करोड़ जो 60 लाख के करीब जो है रुपए जो हैं उनका राशन तकसीम हुआ था। और उसके लिए जो कमेटियां बनाई गई थी उसमें हर ज़िले में DC का नुमाइंदा होता था उन कमेटीज़ के अंदर, और उसके अलावा जो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन होता था और जो काउंसलर होते थे वो उसके अंदर मौजूद होते थे। और इन तमाम चीज़ों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड है वो एक एक चीज़ जो है वो मौजूद है। इसके अलावा ये भी बताया गया था कि ये जो अशिया बांटी गई हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ यूटिलिटी स्टोर ऑफ पाकिस्तान से ख़रीदी गई हैं। और इसके अलावा ये भी बताया गया कि 2000 रुपये का कुल जो है वो सामान था, जिसमें आसिफ हमें बताएंगे डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा से मुताल्लिक क्या रिमार्क सामने आए थे फॉर अ रिमाइंडर लास्ट हियरिंग में?
जी, गुज़श्ता समात पर तो ख़ासी बरहमी जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने की डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की कारकर्दगी के हवाले से, उनकी क्वालिफ़िकेशन के हवाले से, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को हम आज हटाएंगे, हम इस हवाले से आर्डर देंगे। इस पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा था कि उनको हटाना जो है वो दुरुस्त बात नहीं होगी, और मेरी आपसे इस्तदा है कि आप ये एग्जेक्टिव का मामला है, इसको एग्जेक्टिव के ऊपर छोड़ दें और ड्यूरिंग फ़्लाइट आधे में उनसे मामले उनको ना हटाया जाए। इससे बहुत तबाहकुन असरात जो हैं वो पैदा होंगे। तो ये वो अहम रिमार्क्स थे जो डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के हवाले से कहे गए थे। इसके अलावा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये भी कहा था कि वज़ीर आज़म की जो काबीना है उसमें बाज़ जो मुशीरान हैं, जो गैर मुंतखब लोग हैं, वो मुबैना तौर पर करप्ट हैं, और ये जो लोग हैं इन्होंने हाईजैक किया हुआ है पूरी काबीना को। इस तरह के रिमार्क्स भी आए थे। इसके अलावा ये कहा गया था कि 15 से 20 लोग काफ़ी हैं काबीना चलाने के लिए। तो ये सारे लंबी चौड़ी काबीना और मुशीरान और वज़रा की फौज ज़फ़र मौज पर भी तनकीद की गई थी। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ बशीर चौधरी, हमें अपडेट कर रहे थे। लेट्स सी कि आज की हियरिंग में क्या होता है। एब्सोल्युटली, और फिर ऑफ कोर्स जियो न्यूज़ पे आपको सारी अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अच्छा जी, किस तरह लोगों ने अपने आप को बिजी रखा, और जो आप वो चैलेंज की बात कर रहे हैं, विल टॉक अबाउट दैट लेटर, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें हैं जो आपसे करनी है और कुछ आपको अपडेट्स भी देनी है। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत भी आखिरकार लॉकडाउन में नरमी के लिए तैयार नजर आती है और दुकानें और बाजार भी बज़ाहिर खुलने जा रहे हैं। अब कोरोना के खिलाफ एहतियाती तदाबीर अख्तियार करना ताजरों और शहरियों की ज़्यादा जिम्मेदारी बन गया है। महकमा दाखिला सिंध ने कहा है कि जो कारोबार खोलने की इजाज़त दी गई है वहाँ एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बिकॉज अब ओनस जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद सिटीजन्स पे भी काफ़ी हद तक आ गई है। 2 रोज़ पहले वज़ीर आला सिंध से ताजरों के वफ़द ने मुलाकात की और दुकानें खोलने के मुमकिन तरीक़ेकार पर बात की। मुराद अली शाह ने ताजरों को तजवीज़ दी कि वो हफ्ते में दिन बांट लें कि किस दिन किस शोबे की दुकानें खुलेंगी। ये भी एक सजेशन है। सिंध में सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल एक कमेटी भी कायम की गई है जो ताजरों में SOPs इनके साथ मिलकर बनाएगी। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स ने भी हुकूमत को खबरदार कर दिया है कि 2 रोज़ बाद वो गाड़ियाँ खुद सड़कों पर खड़ी कर देंगे। टाइगर फोर्स से मुतालिक सूबाई हुकूमत ने खुद ही एक तनाज़ा खड़ा कर लिया है। पहले चीफ सेक्रेटरी ने राशन की तकसीम में टाइगर फोर्स की शमूलियत का नोटिफिकेशन जारी किया, अब सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख ने उसकी तरदीद कर दी है। तो देयर इज़ अ बिट ऑफ कंफ्यूजन, मे बी मोर देन bit of confusion, so हम उस पर बात कर लेते हैं। सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया गनी साहब। सिंध हुकूमत की जानिब से भी सनतकारों ताजरों को काम खोलने की मशरूत इजाज़त दी गई है। बुनियादी तौर पर क्या SOP होंगे, क्या ज़ाब्ता कार होगा, क्या एहतियाती तदाबीर होंगी जिनको लाजिम व मलजूम बनाकर ये दुकानें या कारोबार वगैरह चल सकेंगे? देखिए, 2 अलग चीज़ें हैं। जो सनतकार हैं उनको भी कुछ महदूद सनतें हैं जिनके पास एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स मौजूद हैं, उनको इजाज़त दी गई है। जो हमारी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके इजलास के बाद उनके हमने SOPs बनाए और फिर हम अंडरटेकिंग ले रहे हैं उनकी इंतज़ामिया से, और वो अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि जो इंतज़ामात एहतियाती तदाबीर हैं उसको यकीनी बनाएंगे। और उसमें काफ़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो एहतियाती तदाबीरों को इख्तियार करनी है, तो उसकी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर है। लेकिन लेबर डिपार्टमेंट और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसकी किसी भी वक्त जाकर इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं और उसको चेक भी कर सकते हैं। जहाँ तक ताजरों की बात है, जो दुकानें खुली हैं वो खुली है, लेकिन अभी जो मुतालबात आए थे कुछ ताजिर तंजीमों की तरफ से कि जो बाज़ार बंद हैं उनको खोलने के लिए, उसकी इजाज़त अभी हमने नहीं दी है। उनके साथ हमारी मीटिंग्स हुई और उसके बाद एक कमेटी CM साहब ने जो बनाई, उस कमेटी ने अपनी तजावीज़ जो हैं वो चीफ़ मिनिस्टर साहब को दे दी हैं, और चीफ़ मिनिस्टर साहब ने उन तमाम ताजिर तंजीमों को यही कहा था कि जब कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर उसके बाद वो वफाकी हुकूमत से उसको शेयर करेंगे, और वफाकी हुकूमत से वो ये कहेंगे कि अगर वो समझते हैं कि इसके अंदर मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है तो वो प्रपोज़ल दे दें। अदरवाइज़ अगर उस पर एग्री करते हैं तो पूरे मुल्क में एक ही जैसी SOPs के तहत तमाम ताजरों को कारोबार करने की इजाज़त दे देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। गनी साहब, आपसे रमज़ान के हवाले से भी प्लानिंग पूरी पूछनी है, क्योंकि रमज़ान में जो ज़रा चैलेंजेस जो हैं वो ज़रा ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली रमज़ान मुबारक अब बिल्कुल इस वीकेंड पे ही आ गया है और मसाजिद और नमाज़ों और तरावी का सिलसिला भी ऑब्वियसली चलेगा। मस्जिदों में कहा गया है कि नमाजी 6 फुट का फासला रखें, तो इस पर अमल दरामद हुकूमत कैसे यकीनी बनाएगी? पूछना हम ये चाहते हैं कि क्या हर
मस्जिद में जाकर देखा जाएगा या फिर उलमाए कराम ये जिम्मेदारी खुद अदा करेंगे? तो इसके बारे में क्या SOP है? देखिए, ये मैं इस बात से सब तक इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि ये किसी इंतज़ामी अफसर के लिए या इदारे के लिए बहुत मुश्किल होगा कि हर मस्जिद में जाकर वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इस अंडरस्टैंडिंग पर कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है। लेकिन हर मस्जिद में एक कमेटी होती है मस्जिद की, और मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर ये उस इंतज़ामी कमेटी की ज़िम्मेदारी होगी कि वो इस अंडरस्टैंडिंग को या जो एहतियाती तदाबीर बनाई गई हैं या जिस पर इत्तफ़ाक़ हुआ है उसको यकीनी बनाएं। उससे भी ज़्यादा अहम बात तो ये है कि मस्जिद में आने वाले तमाम नमाजियों को बार बार इस बात से आगाह किया जाए कि जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं वो उनके अपने लिए बहुत बेहतर हैं, बहुत ज़रूरी हैं। तो शायद उनकी तालीम भी हो जाएगी और वो इस पर आमादा भी हो जाएंगे। हाँ, हुकूमत जो है ज़ाहिर है कि कहीं कहीं हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि हम चेक कर लें, लेकिन बुनियादी तौर पर हमारी कोशिश होगी कि जो इंतज़ामी कमेटी है उसके ज़रिए इस पर अमल दरामद करवाएं। लेकिन उसके साथ साथ जो 20 नुकाती एक मेमोरेंडम आया था जिसको आपने यकीनन पढ़ा होगा, उसमें ये बात लिखी हुई है कि अगर दौरान रमज़ान कहीं या किसी मौके पर ये महसूस हो कि इन तमाम चीज़ों पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा है तो इस पॉलिसी पर नज़रसानी की जा सकती है। चलें, हमारी उम्मीद और दुआ तो यही है कि सब कुछ खैर खैरियत से गुजर जाए और ये वबा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाए। गनी साहब, लास्टली हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि सिंध में टेस्टिंग भी बहुत तेज़ी से हो रही है और कोरोना केसेस भी उतनी ही तेज़ी से सामने आ रहे हैं, लेकिन अब एक और कंसर्न ये है कि अमवात की शरह और तादाद भी बढ़ती जा रही है। तो अचानक ये सिलसिला तेज़ जो हुआ है, इसकी आपकी बात हुई है किसी एक्सपर्ट से? क्या वजह सामने आ रही है? देखिए, ये तो हमें पहले से पता था और इस पर तो तमाम माहिरीन भी इत्तफ़ाक़ करते हैं कि जब आप टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाते हैं और टेस्ट बढ़ाते हैं तो उसके नतीजे में जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो बढ़ते हैं, और वो उस पर हमें कोई हैरानगी नहीं है, नंबर ऑफ़ केसेस बिल्कुल बढ़ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हलाकतों की बात है, उसमें भी देखें, जब ये वायरस ज़्यादा फैलता है, ज़्यादा लोगों को मुतासिर करता है, तो जब तादाद बढ़ती है तो फिर उसमें ऐसे मुतासिरीन भी आते हैं जिनको मल्टीपल डिजीज़ पहले से होती हैं और उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है। हमारा जो सूबा सिंध में एक एक्सपीरियंस रहा है इस हवाले से, उसमें बेशतर अमवात ऐसे लोगों की हुई हैं जिनमें या तो उनकी उम्र कुछ ज़्यादा थी, और दूसरा जब वो हॉस्पिटल आते हैं तो उसके कोई 24, 36 या 48 घंटे के अंदर अंदर उनकी डेथ हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब होती है, और उसकी बुनियादी वजह भी होती है कि उन्हें मुख्तलिफ़ बीमारियाँ पहले से लाक होती हैं। इसीलिए ये बात मैं समझता हूँ कि हम बार बार शहरियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि खुदा न खास्ता ये वायरस हमें लगेगा तो उसके बाद ही हम एहतियात करेंगे। हमें अपने आप को इस वायरस से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए ताकि हम अपने आप को भी महफूज रख सकें और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को महफूज रख सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं गनी साहब, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू रियलिटी और इससे अब सारों को ज़रा यूज टू भी हो जाना चाहिए। अब आपसे हम पूछना चाहेंगे कि अगर लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना केसेस बढ़ने लगे, हालात बिगड़ने लगे, तो क्या एक बार फिर लॉकडाउन के लिए वफाक की हिदायत का इंतज़ार करेंगे या ख़ुद कुछ एक्शन लेंगे? देखें, अभी तक तो हमारी कोशिश ये, और बल्कि पहले भी ये कोशिश थी कि पूरे मुल्क में एक ही पॉलिसी हो और उस पॉलिसी के मुताबिक तमाम फ़ैसले हों ताकि कहीं से कोई इख्तलाफी आवाज़ ना उठे और हमारे शहरी जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। तो जितने भी सख्त फ़ैसले हों उस पर अमल दरामद कराना हम सबके लिए आसान हो जाए। लेकिन आगाज़ में ये चीज़ें नहीं हो सकी बदकिस्मती से, लेकिन अब हमने कोशिश की है और हम उन तमाम फ़ैसलों पर अमल कर रहे हैं जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में तय होते हैं। अब जो बात अब आगे की कर रहे हैं, देखें आगे ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद भी कहा है कि अगले महीने हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन बहरहाल इम्कानात इस बात के मौजूद हैं। जो दुनिया में मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं उससे तो यही ज़ाहिर होता है कि चीज़ें आगे शायद खुदा न खास्ता थोड़ी सी बिगड़ेंगी। लेकिन अगर सूरत हाल बिगड़ती है तो फिर इस पूरे पिछले 1-1.5 महीने में आप देखें तो फ़ैसले हालात को सामने रख कर रोज़ाना की बुनियाद पर किए भी जाते हैं और फिर तब्दील भी किए जाते हैं। इसलिए कि किसी मुल्क के पास कोई स्टैंडर्ड फार्मूला मौजूद नहीं है कि कोरोना वायरस से आपने जंग कैसे लड़नी है। जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होती हैं उसके मुताबिक वो फ़ैसले तब्दील भी करते हैं और नए नए फ़ैसले करते हैं, नए नए इक़दाम करते हैं। तो हमें भी इंतज़ार करना होगा। अल्लाह ना करे कि हालात इतने ख़राब हो जाएँ कि फिर हम लॉकडाउन की तरफ जाएँ, लेकिन इस बात का इम्कान बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है कि खुदा न खास्ता चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं
तो शायद मज़ीद सख्त फैसले भी तमाम हुकूमतों को करना। अच्छा गनी साहब, एक और तनाज़ा जो नहीं खड़ा होना चाहिए था वो मामला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने लॉकडाउन मुतासरीन की मदद के लिए जो टाइगर फोर्स बनाई थी, सिंध हुकूमत उससे ताउन को तैयार नहीं है अपेरेंटली। अब इतने सब रज़ाकार मिलेंगे, काम आसान हो जाएगा। ज़ाहिर है इसमें तो हमें सबकी मदद दरकार है ना, सब मिलकर इस मसले से निपट सकते हैं, तो इस पर क्यों सियासत हो रही है? देखिए, कोई सियासत की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि कन्फ्यूजन इस वजह से फैला कि जो ख़त चीफ सेक्रेटरी साहब ने जारी किया है, जो वफाकी हुकूमत की तरफ से एक उनको ख़त आया था, उसको फिर उन्होंने आगे भेज दिया डिप्टी कमिश्नर्स को। उसमें भी ये लिखा हुआ है कि रिलीफ के हवाले से कोई नया काम अगर इनिशिएट होता है तो उसको किक ऑफ करने के लिए इनको उसमें शामिल कर लिया जाए। तो अभी तो हमें ये देखना है कि कौन सा नया रिलीफ का काम है जो हमारे सूबे में वफाकी हुकूमत की तरफ से शुरू हो सकता है। इसलिए कि राशन की तकसीम जो सूबाई हुकूमत कर रही है वो पिछले कई हफ्तों से जारी है। उसका एक मैकेनिज़्म पहले से बना हुआ है, उसमें हमारी पार्टी की बुनियाद पर हमने उसके मेंबर्स नहीं लिए हैं। अक्रॉस द बोर्ड जो उस मैकेनिज़्म में जो फार्मूला हमने बनाया था उसमें फ़िट होते थे, तो तमाम लोग आ गए, मुख्तलिफ़ जमातों के लोग उसके अंदर शामिल हैं और वो काम चल रहा है। इस मौके पर उसमें कोई नई चीज़ हम शामिल भी नहीं कर सकते, और ना ही ये कहा गया है, ना वफाकी हुकूमत के ख़त में है, ना चीफ सेक्रेटरी साहब के ख़त में है। नई किसी रिलीफ की स्कीम के हवाले से कोई अगर इनिशिएटिव लिया जाता है तो उसमें उनको शामिल किया जा सकता है। राइट, चलें, आपने अपना रीज़न बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब हमसे बात करने का। चेयरमैन सिंध ट्रेडर्स अलायंस जमील पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो पराचा साहब, बड़ा ऑब्वियस सवाल है, आपसे पूछना चाहेंगे कि आप अब सनतकारों और ताजरों की मान ली गई है, लॉकडाउन में नरमी के साथ ही अब आप चलेंगे जिस तरह कि आपकी डिमांड भी थी, तो ये बताइएगा कि अब आप लोग मुतमईन हैं कि सब ठीक हो जाएगा? देखिए, हम मुतमईन तो उस वक्त होंगे जिस वक्त हमें पता चल जाएगा कि हमारा कारोबार खुल गया है। अभी हमने सीएम साहब से मुलाकात की। सीएम साहब ने कहा कि 24 से 48 घंटे में हम SOPs बनाकर वफाक को देंगे। वफाक उसको ओके करेगा तो इंशाल्लाह इसमें 3 से 6 दिन लग जाएंगे, तो हम आपका कारोबार मरहला वाइज खुलवा देंगे। मैंने बताया, मैंने कहा सीएम साहब इसमें हमारे लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। हमारे पास 12 घंटे भी नहीं है इस वक्त, ये समझ लें। लोग इतने ज़्यादा भूख का शिकार हो चुके हैं, लोग इतने ज़्यादा भूख और अफलास फैल चुका है लोगों में कि लोग सड़कों में निकल के हमारे घरों के नीचे आके रुके हुए हैं। कहते हैं कोई अपने घर से चेन ला रहा है, कोई अंगूठी ला रहा है कि ये हम भेज दें हमारी कहीं और हमें ग़िज़ा दिलवा दें, खाने के लिए कुछ दिलवा दें हमें। ये हमारे ताजिरों का हाल है जो अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं। तो अब आप बताएं हम किस तरह मुतमईन हो सकते हैं? एक एक गुज़रता हुआ लम्हा हम पर भारी है। हमने बारहा ये कहा है, और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से वफाक से भी कहता हूँ। मैंने बल्कि ये बात सीएम साहब से कही कि सीएम साहब, वफाक तो कहती है, इमरान खान साहब कहते हैं ये सूबों का अपना इस्तिकाक है, सूबे जिस तरह चाहें उस तरह चलाएं अपने सूबे को। अच्छा पराचा साहब, ये फरमाइएगा कि कारोबार चलना है, साथ कोरोना भी है, ज़ाहिर है उससे बचना भी है। इसके लिए कारोबार करने वालों को बहुत सी एहतियाती तदाबीर भी अख्तियार करना होंगी। जो कस्टमर आ रहे हैं उन्हें तो ज़ाहिर है अपना ख्याल करना ही होगा, लेकिन बहुत जिम्मेदारी आप लोगों पे भी आयद होगी। तो हुकूमत के ज़ाब्ता-ए-कार पर अमल करना ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। इसके लिए तैयार हैं? कुछ सोचा है आप लोगों ने भी? देखिए, हमने तैयारी की हुई है। हमने बताया है कि हम वॉक थ्रू गेट भी लगाएंगे, हम सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी कराएंगे, हम सोशल डिस्टेंस भी रखेंगे, हम दायरे भी बनाएंगे, हम अपनी दुकानों में हर किसी को मास्क भी पहनाएंगे, ग्लव्स भी पहनाएंगे, और वो चीज़ें आने वाले ग्राहकों को बांटेंगे भी, ताकि कोरोना कहीं फैल ना जाए। हमें अपनी जानें भी अजीज़ हैं। जिस तरह आप हमारी जानों की फ़िक्र कर रहे हैं, हमें भी अपनी जानें और दूसरों की जानें बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना कारोबार इंशाल्लाह चलाएंगे। जो SOPs हमें गवर्नमेंट बना के देगी उस पर सख्ती से अमल किया जाएगा। जमील पराचा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सनतकारों का तो हमें पता है ना, मामला हल हो गया था, वो सारा SOP डिज़ाइन हो गया था, लेकिन अभी ताजरों का ज़ाहिर है फाइनलाइज होना चीज़ें बाकी हैं। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन जब भी आप कहते हैं ना कि जी हम सैनिटाइजर्स देंगे और सोशल डिस्टेंसिंग होगी, ये वो, मतलब हमने देखा है, अब तो हर किसी को पता है कि जी दुनिया में ये क्या हुआ है, वबा एक नई रियलिटी है जिसके साथ ही आपको रहना होगा। एंड येट
रिलक्टेंस एक नज़र आ रही है। रिलक्टेंस एक नज़र आ रही है। हुमा, कल मेरा इत्तेफाक हुआ, मुझे शहर में कहीं बीच में जाना था, नॉर्थ नाज़िमाबाद की तरफ, और मैंने बहुत से लोगों को देखा who were not wearing any mask, who were not wearing any gloves, who did not take any precautions, और एक मोटरसाइकिल पे 3 बच्चे, 2 मियाँ बीवी वाली सूरत हाल भी थी। हम ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन जाते जाते एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं आपको, आप देखें और बताएं कि ये कौन है। ये हमने आपको एक चैलेंज दिया है, राइट टू अस, ट्वीट करें और उसके बाद हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे ये कौन है। आपको पता है ना, आजकल जिंदगी में कुछ खुशी रह गई है तो वो ये है कि आप घर में अच्छा खाना बना लें या खा लें, या कोई आपको भेज दे, बाजार से नहीं, कोई आपका दोस्त रिश्तेदार आपको भेज दे तो आप वो एंजॉय कर लें। तो हम कुछ खाने की तस्वीर देख रहे थे इससे पहले ब्रेक में। लोग जो है ना, वो लिटरली जो लोगों का टैलेंट निकल रहा है ना इस बार, वो एक सिटिंग एट होम नहीं होता, हुज गॉट मोस्ट टैलेंट टाइप शो स्टार्ट हुआ है इंस्टाग्राम पे, और बड़े जबरदस्त खाने लोग बना रहे हैं ना। पफ पेस्ट्री ट्राई किया। अच्छा अब्दुल्ला, हम उस बात से डाइग्रेस कर रहे हैं जो हम सवाल छोड़ के गए थे ब्रेक से पहले, क्योंकि हम बता के गए थे कि वो तस्वीर लाओ भाई, दोबारा ले, ये हम हज़फ नहीं कर, ये कार्रवाई हम हज़फ नहीं कर सकते। तो अब्दुल्ला, चूंकि हम सारों ने गेस कर ही लिए कि ये आप हैं, और ये तस्वीर अब्दुल्ला सुल्तान एट 20 माशाल्लाह, किस कदर सेहतमंद बाजू भी हैं मेरे। ओह माय गॉड, ये कौन है अब्दुल्ला? दिस इज यू एट 16। दिस इज मी 19 आई गेस, 19 समथिंग। बहुत ही शुरू के सेमेस्टर्स की तस्वीर है, लेकिन मुझे बताएं बिल्कुल कि एफएससी के बाद। बट आप मुझे बताएं कि क्या प्रॉब्लम क्या है, मतलब ये क्या हो रहा है इधर? मेरी बात सुने, ये हमारी यूनिवर्सिटी के बाहर एक होता था बिरयानी वाला, उस पे हम जब सेमेस्टर ब्रेक, क्लासेस में ब्रेक आती थी तो वो बिरयानी खाते थे जाके, और उसके बारे में मशहूर था कि वो कव्वे डालता है बिरयानी में। माय गॉड, अच्छा कव्वा फ्लेवर्ड बिरयानी आपकी चल रही थी। अच्छा, आई मस्ट कन्फेस कि अब्दुल्ला को तो हमने देख लिया है, और ये चैलेंज था मी एट 20। अच्छा, कल इन्होंने मुझसे कहा कि मैं जो हूँ ना, अपनी तस्वीर देख रही हूँ, मिल नहीं रही। मैंने कहा कोई पिछले हफ्ते की डाल दें, क्या पता लगना है किसी को 20 साल पुरानी। और यही हुआ, बिकॉज आई रियली हैड टू लुक फॉर पिक्चर्स, और मुझे अपनी ही तस्वीरों में कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा था। और ये जो मैं अभी आपको दिखाने लगी हूँ, बड़ी मुश्किलों से एक निकाली है, दिखाएं जी। ये मैं हूँ, और दिस इज़ वेरी ओल्ड अब्दुल्ला। भाई ये हमें इटली अब बदल गया, आप यकीन माने इटली वेनिस बदल गया, लेकिन आप वो सही हैं, आप वही हैं। और नीचे जो तस्वीर में जंग आया हुआ है ना थोड़ा थोड़ा, वो आपको नहीं नजर आ रहा होगा, वो टिकर के अंदर छुप गया है, वो हमने छुपा दिया है। वो उससे हमें पता लगा है कि एक्चुअली ये कितनी पुरानी तस्वीर है। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं, ये जब मैंने सुबह आके अपनी टीम को ये तस्वीर दी है तो एक बहस छिड़ गई, वो मान ही नहीं रहे थे कि जी पुरानी तस्वीर कौन सी है। बड़ी रीसेंट तस्वीरों को कहा नहीं ये वाली पुरानी होगी, मैंने कहा नहीं भैया ये पुरानी है, ये नई वाली है। अच्छा, इस गेम में ना कोई आपसे भी ज्यादा बाजी ले गया है। हाँ, कौन है वो? शहजाद रॉय को तो शहजाद रॉय है, मतलब है मैं मानने को तैयार नहीं था कि ये इनकी इतनी पुरानी तस्वीर है जिसमें 20 साल के। जब ये चैलेंज ऑनलाइन हुआ है तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि शहजाद रॉय प्लीज अपनी तस्वीर ना लगाइएगा, देख लें क्या फर्क है। कुछ भी नहीं, ये क्या हो रहा है? And you know, आपको लग रहा होगा शायद तस्वीरों में वैसे के वैसे हैं, ये असली में भी वैसे के वैसे ही हैं। हाँ, of course, a lot of people have seen him मतलब है कि he has been on our show on so many times। अच्छा, एक हामिद मीर साहब वैसे जब से माशाल्लाह जियो हम देख रहे हैं, अपने ही बचपन से उस वक्त से तो वैसे के वैसे कैपिटल टॉक में नजर आते हैं। अच्छा, उससे पहले थोड़े से चेंज होते थे। हाँ, ऑब्वियसली मीर साहब में ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंस तो हमें नजर आ ही रहा है, लेकिन द गुड थिंग इज दैट एवरीबॉडी पार्टिसिपेटेड इन दिस चैलेंज। ये तो शोएब अख्तर साहब है, नो पॉइंट फॉर गेसिंग। शोएब अख्तर ऑफ कोर्स, दिस आल्सो, ये तो लग रहे हैं चेंज हो गए। ये तो ये आजकल वाले शोएब। हाँ, ये आजकल वाले। हुमायूं सईद। ओह माय गॉड, इज दिस हुमायूं सईद? है ना, ऐसा लग रहा है अपनी शादी का फोटोशूट है उनकी। But some people get better with age, don't you think? मतलब हुमायूं सईद definitely has aged फहद so मुस्तफा good. has gotten better. हाँ, फहद मुस्तफा भी बड़े हुए हैं। एजाज असलम लेकिन तकरीबन वैसे ही हैं। वैसे ही हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि ये बड़ा अपनी टेक केयर भी करते हैं। He is very conscious about it. He's very particular about his diet and everything. ये कौन है? अली जफर, पर्ल कॉन्टिनेंटल में जब ये स्केचेस किया करते थे ना, आर्टिस्ट थे, तब की तस्वीर है। वैसे स्टाइल बदला है, वैसे अली जफर आप भी ऑलमोस्ट वैसे ही हैं। आसमा शिराजी की तस्वीर, यू कैन टेल कि ये कॉलेज की है। बाय द वे, इस तस्वीर के इन्होंने नीचे लिखा भी था कि ये F72 कॉलेज में जब इस्लामाबाद में थी स्टूडेंट बॉडी। अच्छा, वैसे इनमें भी ज्यादा फर्क नहीं आया तस्वीर में, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, अच्छा फिर अब जी ज़रा हम बाहर के सेलिब्रिटीज़ की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हालांकि माशाल्लाह हमारी अपनी इतनी इंटरेस्टिंग है कि हम क्या किसी और को तवज्जो दें। वैसे ये एमा वॉटसन है, और ये अभी भी वैसे तो काफ़ी यंग है। अच्छा, दिस इज ऑल्सो वन पर्सन, कियानू रीव्स, जो कि कभी नहीं बदलते। हाँ, सिर्फ दाढ़ी और बालों का फर्क है, और सेम टू सेम शक्ल है।
तो लिहाजा काफ़ी लोग इस चैलेंज से परेशान हो गए, अपने आप को भी याद करके और बाकी लोगों की तस्वीरें भी देख के। बट दिस वाज फन। देखिए इस तरह आपका टाइम बड़ा अच्छा गुजर जाता है, एंड व्हाई नॉट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। चलने पड़े। कोरोना पर काबू पाना है तो लॉकडाउन के अलावा शायद और कोई चारा नहीं। पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ सही, मौशी मजबूरियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन दुश्मन तो एक ही है। लॉकडाउन में तोसी से मुताल्लिक आज कौमी राबता कमेटी फैसला करेगी। इम्कान यही है कि 1 या 2 हफ्ते तक लॉकडाउन बढ़ा दिया जाएगा। दुनिया भर में जहां जहां कोरोना को काबू किया गया है वहां तवील और सख्त लॉकडाउन नहीं काम दिखाया है। चीनी डॉक्टर्स ने भी हुकूमत को कम से कम 28 रोज़ के मौसर लॉकडाउन की तजवीज़ दी थी। बेशक लॉकडाउन हमारे लिए आसान काम नहीं, लेकिन जान से ज़्यादा कुछ भी अहम नहीं। बिल्कुल। आपको बताएं कि अमेरिका, बरतानिया, इटली और स्पेन जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक ने फैसले करने में देर की या शुरू में कोरोना को संजीदा खतरा नहीं लिया, लेकिन आज इन मुल्कों को खौफनाक हालात का सामना है, बल्कि माशी तौर पर मजबूत तरीन होने के बावजूद भी कोरोना के सामने बेबस नजर आते हैं। अमेरिका में कोरोना के मरीजों की तादाद 7,60,000 से तजावज़ कर गई है। 24 घंटों के दौरान 1997 समझें कि ऑलमोस्ट 2000 हलाकतों के बाद अमवात की मजमूई तादाद 40,000 से बढ़ गई है। न्यूयॉर्क में 6,000 और न्यू जर्सी में 3,500 से ज़ायद नए केस रिपोर्ट हुए। अलार्मिंग, मतलब ये इस तरह बढ़ रही है कि ऑलमोस्ट वहाँ तो कहा जा रहा है कि उनका पीक जो है वो इस वक्त या तो पीक चल रहा है या फिर अभी आना है। मतलब है कि न्यूयॉर्क में इतनी आबादी है जितनी कराची में ऑलमोस्ट, इससे ज़्यादा होगी। हाँ, बट अगर आप देखें तो जगह भी बहुत छोटी है, बल्कि 6,000 केसेस, 6,000 केसेस, दैट इज रियली एब्सोल्युटली अलार्मिंग। अच्छा जी, ये तो हम आपको थोड़ा सा अपडेट देना चाह रहे हैं। इसके बाद हाँ जी, इस पे हम एक एक्सपर्ट राय भी लेंगे, और डॉक्टर फ़हीम यूनुस ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वबाई अमराज, इन्फेक्शस डिजीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बताइएगा, अभी बहुत ही खौफनाक सूरत हाल जो है वो दुनिया भर का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है अमेरिका से मुताल्लिक, तो क्या वाकई लोग इतनी एहतियात भी कर रहे हैं, या बेहतियाती की वजह से ये मरज़ फैलता चला जा रहा है, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुछ ठीक नहीं थी जिसकी वजह से नहज यहाँ तक पहुँची? अभी अमेरिका में लॉकडाउन चल रहा है जैसे आपने जिक्र किया है, लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान के हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे स्कूल्स भी बंद हैं और यहाँ पे इस वक्त कारोबार भी बंद हैं, लेकिन हुकूमत मदद भी कर रही है लोगों को माशी मुश्किलात भी हैं। बच्चों का मसला ये है कि उनको बोरियत बहुत है, बड़ों का मसला बहरहाल ज़्यादा मुआशी इश्यूज़ हैं। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि अगले आने वाले हफ्तों में अब इस लॉकडाउन के बारे में और कोई गौर फिक्र होगा कि इसको कैसे खोला जाए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि पाकिस्तान अभी ऑब्वियसली इस वक्त ये बहस है पाकिस्तान में कि लॉकडाउन रहे या ना रहे, तो अमेरिका और दीगर ममालिक की पोजीशन सामने रखते हुए आपका मशवरा क्या होगा? जी, पाकिस्तान में लॉकडाउन एक बहुत मुश्किल सवाल है, और ये सिर्फ एक डॉक्टर का या हुकूमत का या पब्लिक के इदारों का इसमें इनपुट नहीं चाहिए, इसमें सबका इनपुट चाहिए। और मसला ये है कि हमें एक 6 फुट के इंसान को एक 4 फुट की चादर से ढकना है किसी तरह। हमारे पास पूरे वसाइल नहीं है, तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो भी हम सोल्यूशन ढूंढेंगे वो परफेक्ट सोल्यूशन नहीं होगा, और हमें उसके साथ अपने आप को राज़ी करना है। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, लिख के भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में एक स्ट्रेटेजिक लॉकडाउन होना चाहिए, जिसका मतलब है कि जहाँ पे भी कोई हजूम है उसको हम मना करें, लोगों को इकट्ठा होने से हम रोकें, लेकिन एट द सेम टाइम जो आपके नेसेसरी इदारे हैं, जो आपकी बेसिक लाइफ है, वो चलनी चाहिए। उसके साथ ज़रूरी ये है कि लोगों को ये बताया जाए कि आप 6 फुट दूर रहिए, जब भी हो सके आप मास्क पहनिए हर वक्त और अपने हाथ धोइए। और इसके साथ टेस्टिंग और मास्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमारे पास टेस्टिंग नहीं होगी तो हम इसको असेस नहीं कर सकेंगे इस लॉकडाउन को कि हम ठीक तरफ जा रहे हैं या गलत तरफ जा रहे हैं। लेकिन मुकम्मल लॉकडाउन मेरा ख्याल है पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है। हक़ाइक़ का पता नहीं लग सकेगा, टेस्टिंग नहीं होगी। तो डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में एक मसला ये भी है कि टेस्टिंग इस तरह नहीं हो रही है जिस तरह से होनी चाहिए। आप खुद भी कह चुके हैं कि असल में कोरोना मरीजों की तादाद 50,000 से भी ज़ायद हो सकती है करंटली। अगर ऐसा है तो अब कोरोना का फैलाव कैसे रोकें हम लोग? इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं जितना चाहूँ आपको इस पे तसल्ली दे दूँ, लेकिन अगर जब तक हमारे पास टेस्ट नहीं है और हमारे पास मास्क नहीं है और हमारे पास गाउन्स और ग्लव्स नहीं हैं, आप वो हथियार
के बगैर जंग नहीं लड़ सकेंगे। अगर दूसरी तरफ लोगों के पास F-16 और जंगी हथियार हों तो आप चाकू छुरी से वो जंग हार जाएंगे। इसलिए इसका कोई इजी आंसर नहीं है, इसका कोई शॉर्ट आंसर नहीं है। हम किस तरह अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाएं और हम किस तरह अपने लोगों को रेगुलर मास्क, एक्चुअली तो N95 होने चाहिए, जितनी बेहतर प्रोटेक्शन हम अपने लोगों को दे सकें। और ये जंग 1 या 2 दिन की नहीं है, 1 या 2 हफ्ते की नहीं है। हमें नहीं पता ये जंग महीनों चलनी है या कितनी देर चलनी है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब इकट्ठे होकर, अपने इदारे और हुकूमत इकट्ठी होकर इसके ऊपर गौर करे कि हमने कैसे उस सप्लाई चेन को मुस्तहकम करना है दोबारा। मैं समझ सकता हूँ कि ये इतना आसान काम नहीं है, लेकिन ये सही काम है। ज़रूरी है कि क्या ये सही डायरेक्शन है या नहीं है। जो मौके हमारे पास 2 महीने पहले थे वो आज नहीं है, तैयारी के और टेस्टिंग के और मास्क और गाउन्स के। लेकिन जो मौके हमारे पास आज मौजूद हैं वो शायद 2 महीने बाद आप डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब, बिकॉज बहुत से माहिरीन है वो यही कह रहे हैं कि बहुत सी दुनिया में बहुत से लोगों को ऑलरेडी ये वायरस शायद हो भी चुकी हो, लेकिन वो जो नंबर है वो डिटर्मिन इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वो टेस्ट नहीं हो रहे। बिल्कुल आप एग्जैक्ट नंबर्स दे नहीं सकते। बहुत से लोग साइलेंट कैरियर्स होते हैं। डॉक्टर साहब ने मास्क का भी जिक्र किया है, तो ये भी मेरे दिमाग में बड़ा एक सवाल उठता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जितना इफेक्टिव मास्क होगा उतना बेहतर है। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जो बीमार नहीं है उनको मास्क पहनने की कोई खास जरूरत भी नहीं है। लेकिन अब तो आपको पता है कराची में लाजम कर दिया गया है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगता है कि इंसान अपने आप को कैसे असेस करे कि जी मैं कितनी नौयत का बीमार हूँ कि मुझे अभी मास्क चाहिए कि नहीं चाहिए। हर किसी को चाहिए, नॉट जस्ट फॉर योरसेल्फ, लेकिन जो आप अगले बंदे से इंटरेक्ट कर रहे हैं ये एक रिस्पॉन्सिबल लगता है इंसान अगर ये बीमारी अब तब्दील हो गई है, इसके नॉर्म्स तब्दील हो गए। यू हैव टू वेयर अ मास्क इफ यू आर गेटिंग आउट ऑफ द हाउस और इंटरैक्टिंग विद स्ट्रेंजर्स और आउट ऑफ योर फैमिली, इमीडिएट फैमिली से। अच्छा, वैसे इनका भी कंपैरिजन करना चाहिए। एक वाज़ेह डिफरेंस तो बालों और बगैर बालों का होना। एग्जैक्टली, और वेट इश्यूज भी। अच्छा हाँ, वेट इश्यूज भी। लेकिन सलमान अहमद भी हमें नजर आ रहे थे, उनका तो शायद वजन इतना नहीं बढ़ा है, लेकिन वो वी आर रियली ग्लैड टू नो दैट ही हैज रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19। वो न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है और उन्हें कोरोना वायरस हो गया था। हमारी उनसे बात भी हुई थी इस दौरान एट जियो पाकिस्तान। और कल उन्होंने एक वीडियो अपलोड की है सोशल मीडिया पे जिसपे उनकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं उसमें कोविड-19 वायरस नेगेटिव आया है एंड ही इज रियली हैप्पी एंड लुकिंग हेल्दी माशाल्लाह। बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आपको पता है कि जब हो जाए तो फिर इट कैन गो आइदर वे। मतलब हमने देखा है कि 100 साल की उम्र को रिकवर होते हुए भी और बड़े जवान लोगों को ना रिकवर होते हुए भी, तो इट इज जस्ट। अच्छा जी, मुल्तान की सूरत हाल जरा तशवीशनाक है, अपडेट करेंगे आपको तफसील से। बिल्कुल जी, आपको बताएं कि मुल्तान के अस्पतालों के डॉक्टर्स कोरोना के निशाने पर हैं और सूबाई हुकूमत को खुसूसी ध्यान देना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तशवीश बेजा नहीं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुल्तान के डॉक्टरों की आवाज़ नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में बुलंद करेंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान और असद उमर को मुल्तान के डॉक्टरों के मसाइल से आगाह करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब और वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद मुल्तान का दौरा करें, कोरोना से लड़ने वाले फ्रंट लाइन डॉक्टर्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करें। मैं जो अगला NCC का इजलास होगा, मैं इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म की तवज्जो भी और मैं वज़ीर आला से भी गुफ्तगू करूँगा। मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि मिनिस्टर हेल्थ को मुल्तान आने की वो उनसे दरख्वास्त करें और उन्हें कहें कि उन्हें मुल्तान आना चाहिए। क्वारंटीन फैसिलिटी मुल्तान में सबसे बड़ी थी, जब कोई लेने को तैयार नहीं था मुल्तान ने, और उस पर पूरे पाकिस्तान के शहरी थे। निश्तर अस्पताल मुल्तान में कोरोना वायरस के बाद सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो गई है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 60 से ज़ायद हो गई है। MS निश्तर अस्पताल के मुताबिक 26 डॉक्टर्स, 3 नर्सेज और 4 पैरामेडिक्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। अब तक 3500 से ज़ायद मरीजों के कोरोना टेस्ट कराए जा चुके हैं। मज़ीद 50 से ज़ायद तिब्बी अमले के टेस्ट कराए जा रहे हैं। दूसरी जानिब ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में मुअव्विन ख़ुसूसी सेहत ज़फ़र मिर्ज़ा और वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। सो दिस इज़ कॉम्प्लिकेटेड। जनरल सेक्रेटरी PMA पंजाब डॉक्टर मालिक शौकत हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा मालूम करते हैं ओवरऑल पंजाब की सूरत हाल और पर्टिकुलरली मुल्तान का जो वाक़या है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पंजाब और ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब में डॉक्टर्स में जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, बहुत ही तशवीशनाक बात है। क्या वजह हो सकती है इसकी? एक तासुर यह आ रहा है कि हुकूमत पंजाब ने जनूबी पंजाब के डॉक्टर्स पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, हालांकि करंटीना भी ज़्यादातर वहीं बनाए गए थे। तो व्हाट डू यू हैव टू से? देखिए, ये एक साइंटिफिक लैंग्वेज में एक ये अलर्ट है जो जनरेट हो गया है। वो जनरेट इसलिए हुआ है कि एक मौके पर जहाँ पर हमारे पास प्रिपेयर्डनेस करनी चाहिए थी। डिज़ास्टर की मैनेजमेंट ये होती है कि आप प्रॉपर वक्त पे तैयारी करते हैं।
हमने 20 जनवरी को ये बता दिया था कि ये पैंडेमिक इधर आएगी। उस वक्त प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जिनको ख़रीदना चाहिए था वो नहीं खरीदे गए थे। उस वक्त महकमा सेहत की तैयारी नहीं थी। डिफेक्टिव पीपीई उस वक्त और उनकी प्रोविज़न, पहली रीज़न तो ये थी कि उन अस्पतालों में ये फैला, तो जिस तरीके से उसको मैनेज किया गया वो भी कोई तरीका ठीक नहीं था। हमने आइसोलेशन वार्ड्स बना ली अस्पतालों के अंदर। आइसोलेशन, हमें हाउस आइसोलेशन को इनकरेज करना चाहिए था और अपनी आइसोलेशन अस्पतालों के अंदर नहीं बननी चाहिए थी। हमने इसको स्प्रेड को रोका नहीं, उस वक्त फैलाने की एक रीज़न ये भी बनी। बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया आपने। आपसे हम ये भी पूछना चाहेंगे कि एक इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है कि हुकूमत पंजाब ने जनूबी पंजाब के डॉक्टर्स पर ज़्यादा शायद तवज्जो नहीं दी, उनकी जो डिमांड्स थी, जो कि चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी चाहिए थी, शायद वो हुआ नहीं। हालांकि क्वारंटीन सेंटर्स भी वहीं बनाए गए हैं और वहाँ अस्पताल भी कम है, तो आपको भी यही तासुर मिला? मैं आपको बताऊं कि देखें, एक पिछली मरतबा एक काम किया था हेल्थ डिपार्टमेंट ने, हमेशा एक प्रोजेक्ट की एक सस्टेनेबिलिटी होती है, उसको हमने चलाना होता है। हमें जिस तरह अस्पताल चाइना में बना शीशान हॉस्पिटल, उन्होंने स्टील का एक स्ट्रक्चर बनाया अस्पतालों के अंदर, उस वक्त उसको अब उसकी यूजेज बाद में भी हो जाएगी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अस्पतालों की वार्डें खाली करा के उसके अंदर आइसोलेशन वार्ड बना दी और पुलिस के जरिए मरीजों को उठा के लाना शुरू कर दिया। अब एक तो मरीज अपनी जगह पे तंग था, दूसरी जगह पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो आगे ही एक डिफेक्टिव प्रोविजन के तहत उनको तंग थे और मैनेजमेंट तो करनी थी उन्होंने। आपने एक निहत्थे फौजी उस वक्त मोर्चों में डाल दिए, मगर उन्होंने वो जंग लड़ी और उसके लिए देखें ज़रूरी नहीं। अब कुछ डॉक्टरों ने, मैं जानता हूँ कुछ सीनियर प्रोफेसर ने, उन्होंने रिलक्टेंट थे मरीजों को देखने के लिए, ये भी कोई हल नहीं था। तो ये कुदरत की तरफ से इसकी साइलेंट ट्रांसमिशन भी होनी थी और लोकल ट्रांसमिशन भी होनी थी और कुछ नेग्लिजेंस से ट्रांसमिशन भी। सही। तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि सूरत हाल तभी से शुरू ख़राब हो गई जब पुलिस के ज़रिए मरीज़ लाना शुरू कर दिया इन्होंने और उसके बाद डॉक्टर्स प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो अब इन हालात में बेहतरी तो लानी होगी। ज़ाहिर है कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर साहब हम अपने डॉक्टर्स को ख़तरे में तो नहीं डाल सकते, आगे हालात पता नहीं क्या हों, तो क्या करना चाहिए, हुकूमत क्या करें, डॉक्टर्स किस तरह एहतियात करें? आपने जो क्वारंटीन बनाए हुए हैं उनके इंतजामात इंतहाई तशवीशनाक हैं, लोग परेशान हैं। अब जिस खुदा न खास्ता किसी बंदे की डेथ हो जाती है, उसकी बरियल SOPs इतनी गलत है कि आप सोच नहीं सकते। पॉलिसी होती है डिक्लेयर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, गाइडलाइंस बाइबल नहीं हुआ करती, गाइडलाइंस को आप हालात के मुताबिक चेंज करते हैं। और इस वक्त आपने कहा कि हमने इसको ठीक कर, डॉक्टरों के लिए डॉक्टरों को प्रोटेक्शन दे दीजिए आप। अब प्रोविजन सेटिस्फैक्ट्री होती जा रही है, मगर उसके अंदर अब देखें एक फैब्रिक है जो सूट पहनता है डॉक्टर, जो ICU के अंदर जिसने पहनना जाके, वो टाइविक, उसका एक स्टैंडर्ड है कि ये 80 GSM ग्राम पर स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। हम उसको लो देंगे, वो वाटर प्रूफ तो है, वो इम्परमिएबल नहीं है। गॉगल्स 6 घंटे बाद चेंज करनी है। सूट की कंटिन्यूटी सप्लाई, पहले जो रीज़न थी NDM में कुछ चीज़ें सामान आ रहा था, उसने PDM को देना था, उसने अस्पतालों में देना था। पॉलिसी की कोई सिमत ही नहीं थी, डायरेक्शन लेस। और बहुत इंपॉर्टेंट आपने बातें बताई हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। और ये इंपॉर्टेंट बात इसमें हमें यहाँ ज़्यादा एम्फसाइज करना है कि ये चीज़ें जो है ना, ये नहीं है कि सूट आपने पहन लिया तो आप 3 दिन या 2 दिन या 10 दिन वही सूट पहने रहेंगे। प्लीज यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। यस, मास्क, इवन योर ग्लव्स तो फौरन ही आप डिस्कार्ड कर दें जब आप कहीं बाहर से होके आते हैं, तो you shouldn't use those gloves और again. इन चीज़ों की कंटिन्यूसली सप्लाई बड़ी ज़रूरी है। तो एक PPE जो एक सूट पहना है वो हर 6 घंटे बाद या 8 घंटे बाद डॉक्टर को तब्दील करना है, और गॉगल्स धुलने हैं, डिसइंफेक्ट होने हैं, उसके बाद दोबारा इस्तेमाल होने हैं। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ। अच्छा, एक चीज़ आपको पता है कि जब इस किस्म की कोई वबा आती है या कोई नेचुरल डिजास्टर, कोई कैलेमिटी होती है दुनिया में, फिर रूमर्स भी बड़े जी हो जाते हैं, नंबर्स भी बड़े ऑफ हो जाते हैं। कहीं लोगों को ये बताया जा रहा होता है कि जी कोई 100 अमवात हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हज़ारों हैं। तो उसके लिए जी दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस में ऑब्वियसली इजाफा तो हो रहा है, कुछ ममालिक में तो रोज़ाना सैकड़ों अमवात हो रही हैं। और इस सूरत हाल में एक बड़ा मसला कोरोना से मुतालिक दुरुस्त
आदाद-ओ-शुमार का हसूल है। और इस मसले को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका की कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स ने एक एप्लीकेशन बनाई है जो बड़ी कमाल की वैसे एप्लीकेशन है और ये हम आपको दिखाना भी चाहेंगे, जिसके ज़रिए आप किसी भी मुल्क में कोरोना के मरीज़ों की तादाद, अमवात, सेहतयाब होने वालों का डेटा आसानी से मालूम कर सकते हैं। इफ़ यू डाउनलोड दिस ऑन योर, एक वेबसाइट है अब्दुल्ला, मेरी तरफ भी किसी ने मुझे भेजी, तो ये पूरा एक ग्लोब है, आप कहीं भी क्लिक कर दें किसी मुल्क में तो आपको ऑनलाइन पता देख चल सकते हैं। जाएगा। पाकिस्तान में भी एक ऐप है covid19.pk, वो भी आप कर सकते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आपके इलाके में क्या सूरत हाल है। अभी एक और अहम मसला जिस पे हम बात करना चाहते हैं और बारहा इस पे बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल हैं जहाँ थैलेसीमिया के मरीजों की बड़ी तादाद है और एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क भर में इन मरीजों की तादाद 1 लाख के करीब है। खून के इस मरज़ में मुब्तला लोगों को महीने में 3 से 4 खून की बोतलों की ज़रूरत होती है। 20 दिन बाद ये बच्चे लथार्जिक होना शुरू कर देते हैं और 28-29वें दिन दे हैव टू गेट न्यू ब्लड इनटू देयर बॉडी, इनकी बॉडी खून नहीं बनाती है। कोरोना की वबा और फिर लॉकडाउन के बाद थैलेसीमिया मरीजों खासतौर पर बच्चों के लिए खून मिलना मुश्किल हो गया है और इसीलिए मुख्तलिफ तंजीमों की एक कोशिश है कि कमी पूरी की जाए। MKM पाकिस्तान की ज़ेली तंजीम खिदमत खल्क फाउंडेशन ने भी ब्लड कैंप्स के साथ इस मुहिम का आगाज़ किया है और यहाँ मुख्तलिफ ब्लड बैंक्स और अस्पतालों के लोग खून जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। ये हम बल्कि आपको दिखाना भी चाहते हैं। हम आपको यहाँ इंकरेज करना चाहेंगे कि बहुत ज़रूरी है आपकी अपनी बॉडी के लिए भी कि आप हर 3-4 महीने बाद ब्लड डोनेट करें और आजकल तो इस ब्लड डोनेशन की और ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ पे लोगों का क्या कहना है ये भी सुन लीजिए। थैलेसीमिया के बच्चों के लिए उनको खून की ज़रूरत थी तो हम उनके लिए आए, उनको खून देने के लिए। बच्चों के लिए खून की एहतियात देने के लिए आए। अच्छा, क्यों आपको लगा कि ये ज़रूरी है? ये ज़रूरी, उनकी ज़रूरत है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी मदद करें। भाई मैंने खून दिया इसलिए कि वो बच्चों की जान बचे। इलाके से पता चला इंसानियत की खिदमत के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। ताउन कर रहे हैं सर, कोई वजह नहीं है। किससे ताउन कर रहे हैं? अपनी आवाम के लिए, बच्चों के लिए। हम हुसैनी ब्लड बैंक में जॉब करते हैं। इन लोगों के हम ब्लड जो ले रहे हैं ये थैलेसीमिया बच्चों के लिए ना, ये सारा कैंप जो लगाया है ये इसका मकसद ये सारे ब्लड लेना हम लोगों ने बच्चों के लिए, थैलेसीमिया के लिए। कैसी मदद होगी? MKM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी हम बात करेंगे कि कितनी बॉटल्स जो हैं वो इकट्ठी की हैं, टारगेट क्या है और अभी क्या सूरत हाल है, बिकॉज हम लाखों में हैं इन बच्चों की तादाद। और देखिए हम पहले भी आपको पता है कि इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं, बल्कि हम कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ बच्चों को हम लाए भी हैं अपने शो पे जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कितना मुश्किल है। जब उनको खून मिल जाता है तो दे आर एज गुड एज एनी अदर चाइल्ड और जब इसका अगर डिले होना स्टार्ट हो जाए, अब्दुल्ला जिस तरह आपने जिक्र किया, वो लिथार्जी बिल्कुल आ जाती है, एक बिल्कुल लिस्टलेस किस्म की लुक भी आ जाती है और बच्चा जो अदरवाइज परफेक्ट कंडीशन में आपको नज़र आता है वो एकदम से उसकी सेहत जो है वो विद इन डेज ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है अब्दुल्ला। एंड द ट्रेजिडी इज़, चले फैसल सब्जवारी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हीं से बात कर लेते हैं, रहनुमा MQM। फैसल, बड़ा ही मुश्किल है ख़ास तौर पे जब इतना एक वबा दुनिया में फैली हो और सारी सर्विसेज जो है, सारी अटेंशन जो है उस चीज़ पे सडनली चली जाए और इस किस्म के थैलेसीमिया से जो ऑब्वियसली इफेक्टेड लोग हैं, ख़ास तौर पे बच्चे हैं, वो इग्नोर हो जाए इस चीज़ पे। तो हाउ डू यू रिवर्स दिस होल थिंग? नहीं, बहुत शुक्रिया हुमा, आप बजा फरमा रही हैं। ये आप इसको यकीन जानिए कि रिवर्स नहीं कर सकते। हमारे यहाँ आप सुबह शाम इस पर पैकेजेस कर रहे हैं, न्यूज़ आइटम्स कर रहे हैं कि हम अभी तक सियासत कर रहे हैं कोरोना के मसले पे। उन दुनिया के बदकिस्मत ममालिक में हैं जहाँ सियासत हो रही है। हम अभी तक दुनिया के उन बदकिस्मत ममालिक में हैं कि जहाँ हम ये तय नहीं कर पाए हैं कि हम इबादत गाहों का क्या करेंगे। हम अभी तक पढ़े लिखे लोगों से गुफ्तगू करते हैं तो वो भी कायल नहीं हैं कि ये बीमारी कितनी संगीन है और वो जवाब में रोड एक्सीडेंट्स की और टाइफाइड और दूसरी चीज़ों की जो कि छूट नहीं है, जो कि लगती नहीं है बीमारियाँ, उनकी मिसालें देते हैं। तो बहरहाल खून के एहतियात का भी मसला है। यही वजह है कि तकरीबन 3-3.5 हफ्ते पहले जब ये अपीलें आना शुरू हुई तो खिदमत खल्क फाउंडेशन के तहत हमने पहला ब्लड कैंप, डोनेशन कैंप लगाया इंडस फाउंडेशन के लिए, इंडस हॉस्पिटल के लिए। और ये आप यकीन जानिए कि पहले रोज़ ही उनकी तवक्को से बढ़कर अतियात जमा हुए। यानी जज्बा है, उसको ट्रिगर करने की ज़रूरत है, उसको उभारने की ज़रूरत है, लोगों में आगाही देने की ज़रूरत है, फैसिलिटेट करने की भी ज़रूरत है। तो फैसल, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, अभी ये जो कैंप है क्या ये जारी है, ये कितने दिन तक जारी रहेगा, टारगेट क्या है, ताकि हम इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से आप भी अपील करें, हम भी अपील करेंगे ताकि लोग और डोनेशन दें, ये ज़रूरत आगे वाले हफ्तों के लिए भी पूरी हो सके। रमज़ान भी आ रहा है आगे।
जी अब्दुल्ला, मैं सिर्फ एक जुमला मुकम्मल करते हुए कि बारहा, इसीलिए मैं ज़ाती तौर पर भी और मेरी जमात भी सियासी मजहबी सारी की सारी क़यादत है उससे यही दरख्वास्त करते रहे हैं, खास जुमे का मसला हो, का खून के एहतियात का मसला हो, खास ज़कात का एहतियात का मसला हो, आप खुदारा लोगों को एजुकेट कीजिए, उनकी आगाही दीजिए। जहाँ तक खून के एहतियात की बात है, हमारा ये चौथा कैंप था 3.5 हफ्तों में। पहले 3 कैंप्स में हमने तकरीबन 500 बॉटल्स खून यहाँ जमा करके दिया था। इंडस हॉस्पिटल और मोहम्मदी ब्लड बैंक थे पहले मरहले में, फिर हैदराबाद में हमने इंडस हॉस्पिटल की तवज्जुह से अलग किया, तकरीबन वो 150 के करीब वहाँ बॉटल्स हुई थी। ये हमारा कैंप था हुसैनी ब्लड बैंक और इंडस हॉस्पिटल की तवज्जुह से। हुसैनी ब्लड बैंक ने ही हमसे रब्ता किया था कि रमज़ान से पहले क्यों आप 1 हफ्ते पहले कर दीजिए, ताकि जितने हम थैलेसेमिक पेशेंट्स हों उनको हम डबल डोज दे दें या डोज दे दें, क्योंकि रमज़ान में हम रोज़ा तो रख लेते हैं लेकिन हम खून का अतिया नहीं दे पाते, क्योंकि रोज़े की हालत में आप से अपनी खून का अतिया देते और बाद में भी शायद आप इतने लेथार्जिक हो जाते हैं या कमजोरी फील कर रहे होते हैं बहुत सारे लोग कि वो नहीं देते, इनकरेज नहीं हो पाते। जी फैसल, ये भी बताइएगा कि इस वक्त एक थोड़ा सा खौफ है, ऑब्वियसली जो इंसान बीमार नहीं है, जिसको अस्पताल या कोई इस किस्म की डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत नहीं है, वो जाने की ज़रूरत समझता भी नहीं है, तो आप किस तरह कन्विंस करेंगे लोगों को कि दिस इज़ अ कॉज जिसके लिए ऑब्वियसली इतने अरसे से ऑलरेडी ब्लड डोनेशन ड्राइव तो चल ही रही हैं, तो अभी भी आप आएँ और ज़रूर इस कॉज के लिए ब्लड डोनेट करें? जी देखें, इसलिए कि खुदा ना खास्ता कल को किसी के भी घर में ये सूरत हाल दरपेश हो सकती है। सिर्फ थैलेसीमिया के बच्चों का मसला नहीं है, ल्यूकेमिया है, उसके अलावा और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। चलिए एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, किसी की सर्जरी हो गई, उसको खून की ज़रूरत पड़ती है, तो ये बड़े अच्छे अस्पताल और ब्लड बैंक्स मौजूद हैं कि जो आपको एहतियात फिलफौर फराहम कर देते हैं, लेकिन खून प्रोड्यूस तो नहीं कर रहे। वो खून तो मैंने और आपने ही जाकर अतिया करना है तो उनके पास आएगा। वो अपने नॉमिनल चार्जेस देते हैं, बाज़ लेते हैं, बाज़ नहीं लेते। आप अभी हमारा कैंप नहीं भी अगर है खिदमत खल्क फाउंडेशन का, शायद रमज़ान में हम ना लगा सकें, लेकिन ये मोहम्मदी ब्लड बैंक है, हुसैनी ब्लड बैंक है, फातमीद है, NIBD है, उमैर सना फाउंडेशन है, इंडस हॉस्पिटल है, ये वो जगह हैं जो खुली हुई हैं। आप जाएं, यहाँ एहतियात दें। ये इतने बड़े शहर को, इस मुल्क की सबसे बड़ी आबादी को केटर कर रहे हैं, हमारे और आपके बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, हमारे आपके घर वालों के लिए काम कर रहे हैं। तो खुदारा जाएं, एहतियात दें। इस मुल्क अगर कोई रकम नहीं दे सकता, खून का अतिया दे दें, आपके लिए सेहतमंद है, आपने जिस तरह से बताया। और बहुत ज़रूरी है कि हम ये आगाही बार बार देते रहें, मीडिया से भी, सियासी जमातें भी, मेंबर से भी, मस्जिद से भी। बहुत शुक्रिया आपका फैसल सब्ज़वारी। और रमज़ान से पहले हम चाहते हैं कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात जमा हो जाएं, क्योंकि रमज़ान में लोग ज़रा रिलक्टेंट होते हैं, गर्मी भी हो जाएगी और ज़्यादा बाहर निकलने से भी, रोज़े भी रख रहे होते हैं, तो आपको ना कहा था आपको कमज़ोरी महसूस हो सकती है। इसलिए रमज़ान से पहले जो लोग टारगेट पूरा करना चाहते हैं, आज़िन देना चाहते हैं खून, वो रमज़ान से पहले दे दें ताकि रमज़ान आसानी से गुजर जाए। और फिर यूज़ योर माइंड अ लिटिल बिट कि एहतियाती तदाबीर आपने ऑब्वियसली कोरोना से बचने के लिए ले ली, आप वैसे बाहर नहीं निकलते, लेकिन इस काम के लिए आप अपने ग्लव्स वगैरह पहने, जो मास्क व्हाटएवर इट इज, जिस तरह लोग यहाँ पे थे इस कैंप में, बिल्कुल जिस तरह आपको नजर भी आ रहे थे, तो इट्स रिलेटिवली ओके। और ये बिल्कुल अगर आप कुछ अरसे से ये कर ही रहे थे तो इस साल रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, एब्सोल्युटली कंटिन्यू विद इट एज वेल। और जो और लोग भी करना चाहते हैं, बिकॉज वी जस्ट स्पोक अबाउट इट, तो आप ज़रूर ब्लड डोनेट करें, बहुत ज़रूरत है। ये कुछ एंटरटेनमेंट की बात हो जाए। हाँ जी, कोरोना वायरस के बाद दुनिया भर के मुतादिद ममालिक में लॉकडाउन की वजह से तमाम तालीमी इदारे बंद हैं, जिसकी वजह से तालीमी सरगर्मियाँ ज़ाहिर ज़्यादा मुतासर हुई हैं। तालीमी इदारों की जानिब से तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया गया है ताकि तालीम में किसी किस्म का नुकसान ना हो। और इस ज़मन में नेटफ्लिक्स ने असातिज़ा की खुसूसी दरख्वास्त पर दस्तावेजी फिल्म और सीरीज़ बनाना शुरू कर दी है, जो कंपनी के यूट्यूब चैनल पर मुफ्त दस्तयाब। तो यानी मुझे इसको एंटरटेनमेंट नहीं कहना चाहिए था, मुझे इसको एजुकेशन कहना चाहिए था। आपको पता ना, नेटफ्लिक्स सुनते ही फिर आपको पहले तो एंटरटेनमेंट आ जाती है। आपके जहन में पॉपकॉर्न और सोफा आ जाता है ना, जिस पे हिल ही नहीं सकते आप। हर घर में यही हो रहा है। अमूमन नेटफ्लिक्स इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को माहाना मुआवजा अदा करना पड़ता है, लेकिन इस खिदमत के बाद सारिफीन नेटफ्लिक्स के यूट्यूब चैनल पर एज एन वन इज नेटफ्लिक्स, जिसकी सब्सक्रिप्शन के लिए ज़ाहिर आपको पैसे देने पड़ते हैं। हम यहाँ नेटफ्लिक्स के यूट्यूब चैनल की बात कर रहे हैं जो मुफ्त है, जाहिर है। सो वहाँ पे आप ये एजुकेशनल चीज़ें देख सकेंगे। सो बेसिकली इफ यू थिंक कि आप उस मुफ्त वाले पे जाके कोई मूवीज वगैरह देख लेंगे तो वो नहीं होने वाला। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर एजुकेशन। ओके, नॉट बैड, ये ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। तो देयर आर बेसिकली नो रीज़न लेफ्ट फॉर स्टूडेंट्स के वो अपने आप को इक्विप ना कर सकें।
अच्छा जी, कोरोना की वबा के फैलते ही एक मसला जो पूरी दुनिया में सामने आया वो ये था कि डॉक्टर्स और नर्सेज वगैरह के लिए खुसूसी हिफाजती लिबास यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPEs इंतहाई कम थे। ये किल्लत मजीद बढ़ती गई और फिर हमने देखा कि बहुत से लोगों ने PPEs की तैयारी का काम शुरू कर दिया। हमारे सनतकार भी इस काम में पीछे नहीं हैं। ये तिब्बी अमले के लिए इंतहाई तेज़ी से और बेहतरीन क्वालिटी के मयारी हिफाजती लिबास तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल जी, और इसी के बारे में हमने बात भी करनी है बिकॉज दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर जिसको कहा जा सकता है। पाकिस्तान के बताती हूँ, पाकिस्तान लेदर गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सदर ने हमें ज्वाइन किए। सैयद शुजात अली हमारे साथ है। आपसे हम पूछना चाहेंगे कि हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की मदद के लिए हमारे सनतकार भी ऑब्वियसली PPEs तैयार कर रहे हैं, तो अब तक कितने लिबास आपने तैयार किए और आगे का क्या प्लानिंग है, क्या इरादा है? हमने इनिशियली 1000 सूट बनाने के लिए अपने आप को तैयार किया। 1000 सूट बनाने के लिए हमें शुरू में इब्तिदा में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन ये मुश्किलात मैं समझता हूँ उस जज्बे के आगे बहुत छोटी थी जिस जज्बे के तहत हम अपने मुल्क के लिए ये काम करना चाह रहे थे। और जब हमें सिंध पुलिस के जवानों का, सिंध पुलिस के सरबराह का सपोर्ट हासिल हो गया तो हम इस काम को लेके चलने लगे और 1000 से 2000, 2000 से 20,000, 20,000 से 40 और अब हम 60,000 सूट इस वक्त एक महीने के अंदर बना चुके हैं और तकरीबन तमाम अस्पताल के अंदर इस वक्त हम ये सूट फराम कर चुके हैं। हमारा सिलसिला बड़ा मुख्तसर सा था। हमने इस सूट को डिज़ाइन किया और ये सूट बहुत आसानी से बनता है। आपको मैं बताऊं, ये 15 मिनट में एक सूट तैयार हो जाता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी कि जिसके लिए हमको कोई बहुत बड़े पापड़ बेलने थे। और उसके अंदर हमें जिस तरह से हमें लोगों का सपोर्ट और जिस तरह से लोगों की रहनुमाई भी मिली, इससे ये काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया। 15 मिनट में तैयार हो जाता है। दैट इज गुड। अच्छा, ये बताइएगा शुजात साहब कि ऐसा लिबास जो कोरोना से महफूज रखे, इसका मटीरियल क्या होना चाहिए? क्योंकि अभी हम डॉक्टर साहब से भी बात कर रहे थे, सिर्फ वाटर प्रूफ होना इसके लिए ज़रूरी तो है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चाहिए। और आम पब्लिक को भी हम आजकल यही बता रहे हैं कि आप घरों में भी बना सकते हैं। कितनी तैयारी पे इसकी लागत आती है ऑलमोस्ट? इसके अंदर इंपोर्टेड फैब्रिक 100% पॉलिएस्टर यूज़ होता है। उसमें एक ख़ास शीट लगी होती है जिसको कहते हैं PE शीट, जो लेमिनेटेड होती है। ये वोवन फैब्रिक होता है और इस फैब्रिक की खुसूसियत ये होती है कि ये बहुत लाइट होता है और ब्रेथेबल होता है, यानी उसके अंदर हम सांस ले सकते हैं। डॉक्टर अगर इसको पहनेगा तो उसको पता नहीं चलेगा। इसमें 2 तरह के होते हैं, एक वॉशेबल भी होता है और एक नॉन वॉशेबल भी होता है। और ये फुली वाटरप्रूफ भी होता है और बगैर वाटरप्रूफ भी होता है। हमें इन दोनों को सूटों को इस्तेमाल करना चाहिए और जो बाहर दूर सिक्योरिटी स्टाफ है उनको हमको चाहिए कि वो नॉन वाटरप्रूफ दें और जो अंदर काम करने वाले हैं उनको वाटरप्रूफ दें। और मैं दोबारा गुजारिश करूंगा कि इसके ऊपर हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। ओके, दिस वाज गुड। वंस अगेन हम आपको याद दिलाएंगे कि हमने आपको काफ़ी दफ़ा हमारे डिज़ाइनर्स वगैरह से भी मिलाया जिनका ये कहना है मुफ्त उन्होंने डाली हुई है द वे टू मेक दिस PPEs। अगर आप घर में हैं वैसे अतिया करना चाहते हैं या फिर आप बेचना चाहते हैं, बिजनेस प्लान भी अपना बना सकते हैं। मेक देम एट होम एंड यू कैन सेल देम टू। प्लीज़, लेकिन प्रोटेक्टिव केयर इस्तेमाल करना ज़रूरी है और बहुत से उन लोगों के लिए, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए तो ज़रूरी है ही। बहुत से लोग जैसे हमारे रिपोर्टर्स वगैरह हैं वो कवरेज के लिए जा रहे हैं ऐसी जगहों पे। सिक्योरिटी स्टाफ, पुलिस, मतलब एंडलेस एक लिस्ट है, लिहाजा अभी भी बहुत ज़रूरत है इन PPEs की। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। सर, सियासी मामलात का तस्करा। कराची से रुकने कौमी असम्बली नजीब हारून का इस्तीफ़ा तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा झटका है। वज़ीर आज़म कराची पर तवज्जो दें, मज़ीद सियासी नुकसान से बचने का यही हल नजर आता है। ज़राए के मुताबिक खान ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से टेलीफोनिक रब्ता किया। उन्हें नजीब हारून के गिले शिकवे दूर करने के लिए कहा गया है। ज़राए का मज़ीद कहना है कि नजीब हारून को वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम पहुँचा दिया है। नजीब हारून ने 16 अप्रैल को कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा देते हुए लिखा था कि वो 20 माह से MNA होने के बावजूद अपने हलके और कराची के लिए कुछ नहीं कर सके। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले वुज़रा और अरकान असम्बली भी तनकीद की जद में हैं। कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अब तक कराची पर तवज्जो नहीं दी और ऐसे में सीनियर रहनुमा का इस्तीफ़ा पार्टी के लिए ख़तरे की घंटी है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रहनुमा अब्दुल शकूर साहब ने। बहुत शुक्रिया शकूर साहब अपने वक्त दिया। शकूर साहब, पहले तो ये जानना चाहेंगे आपसे कि तहरीक इंसाफ के पुराने कारकुन आपके साथी नजीब हारून साहब बड़ी सख्त शिकायत करके मुस्ताफ़ी हो गए हैं, तो क्या आपके लिए ये अनएक्सपेक्टेड था, गैर मुतवक्किर था और यू सॉ इट कमिंग? इस ब्रेकिंग न्यूज़ से पहले हमें इत्तला मिल गई थी तो मैंने भी उनसे बात की। हमने भी उनसे रिक्वेस्ट की कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे सीनियर हो,
बैठ के इसमें मसले पे बात करते हैं, कोई राय अमल ज़रूरी है कि तय करें। हम कराची के MNAs पहले भी 7 MNAs हमने मिलकर कराची के मसाइल पर आवाम के लिए जो सहूलतें थी उनके लिए आवाज़ उठाई थी, जिसका नतीजा ये निकला कि जो फ़ंड रुके हुए थे पिछले साल जो लैप्स हो गए थे वो फ़ंड भी रिलीज़ हो गए और कल से इंशाल्लाह काम भी शुरू हो रहे हैं मुख्तलिफ MNAs के इलाकों में। तो नजीब हारून साहब के इलाके में भी इंशाल्लाह कल से काम शुरू होंगे। तो लेकिन नजीब साहब के साथ ये हुआ कि उनको बिल्कुल बैंक बेंचर बना दिया गया। जैसे हम तो खैर नए हैं, तो हमें उन्होंने अगर पिछली सीटों पे कौमी असम्बली में बिठा दिया, हमें उसकी शिकायत नहीं है। लेकिन नजीब साहब सीनियर थे, उनको एक मुकाम मिलना चाहिए था, जो मिला नहीं शायद, वो इस वजह से दिल बर्दाश्त है। लेकिन मुझे यकीन है कि खान साहब अपने सीनियर साथी को मना लेंगे और नजीब साहब इंशाल्लाह हमारा हिस्सा हैं और रहेंगे। अच्छा अब्दुल शकूर साहब, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि नजीब हारून साहब को शिकायत थी कि हुकूमत में आने के बाद पार्टी क़यादत ने कराची पर तवज्जो नहीं दी और ना कराची क़यादत को एतमाद में लिया जाता है। तो कमोबेश यही शिकायत आपकी भी रही है, क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो चुके हैं? हालात बेहतरी की समझा रहे थे। खान साहब ने अभी भी रिसेंटली जब कराची आए थे तो उसमें भी उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि कराची को दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक शहर बनाया जाए। और वो इस मकसद के लिए इंशाल्लाह उनके जो अज़्म है, हम उनके MNAs, हम उनके MPAs, ख़ासतौर पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, उनकी भी बहुत ज़्यादा कोशिशें और ख्वाहिशें हैं और इंशाल्लाह करेंगे। और ये वादा है कौम से कि अल्लाह ताला ने अगर चांस दिया, मौका मिला, तो 5 सालों बाद कराची का नक्शा आपको एक मुख्तलिफ मिलेगा और बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत शहर, वही कराची जैसे कि जिसकी तारीफ़ें लोग करते थे, जहाँ विजिटर्स आया करते थे, सारी दुनिया से टूरिस्ट आया करते थे, दोबारा लोग आएंगे। सर उम्मीद तो हमें भी बहुत है, लेकिन थोड़ी सी हैरानी हो रही है कि 5 साल बाद ऐसा कराची होगा, दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से आपने कहा कि होगा। लेकिन अभी आप ये बता दें कि अभी कोरोना के मामलात में भी वज़ीर आज़म एक मरतबा भी सिंध नहीं आए, तो फिर ख़ास कराची के दीगर मामलात भी हैं जिनमें उनकी तवज्जो चाहिए लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अब आपके ख़्याल में क्यों है ऐसा? कोई मिसगाइड करने वाला इर्द गिर्द लोग उनके मौजूद हैं, या फिर बस वैसे ही आना था नहीं आ सके, या तवज्जो नहीं दे रहे वो कोयटा चले गए थे, पेशावर गए, कराची भी आना था उनको, और आएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द कराची भी आएंगे। उनकी तवज्जो है, लेकिन एक शख्स, मुझे तो कभी भी उन पर तरस आता है कि एक शख्स इतने सारे मसाइल में उलझे हुए। एक और मैं आपको बात बताऊं, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं किसी और पार्टी में था, अब आया मैं PTI में। हम सियासी वर्कर की कदर भी जानते हैं। पार्टियां एक फैमिली की तरह होती हैं, पार्टियों में एक दूसरे के दुख दर्द को समझा जाता है, लेकिन बदकिस्मती से अभी PTI उस मरले में दाखिल नहीं हुई है। यहाँ पर मुख्तलिफ ख्याल लोग जमा हैं, आस्ते आस्ते इंशाल्लाह एक वक्त आएगा। इस वक्त तो असम्बली में ऐसे वज़ीर भी हैं जो अपने MNAs से हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करते, जो उन सलाम दुआ करना भी गवारा नहीं करते। तो ये रवैया चेंज करना पड़ेगा, खान साहब को इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। आपने रवैयों की तब्दीली की भी बात की, आपने कोऑर्डिनेशन के फुकतान की भी बात की। तो आपने तो लियारी से इलेक्शन जितवाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बिलावल को शिकस्त देकर। आपकी तो बड़ी कदर होनी चाहिए। वी जस्ट होप्ड कि आपकी बातों पे बड़ी तवज्जो दी जाती होगी, लेकिन ऐसा है नहीं शायद। नजीब हारून साहब जो बड़े बानी अरकान में से, बुनियादी अरकान में से एक हैं, वो भी छोड़ के चले गए हैं, इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने। तो वज़ीर आज़म साहब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, अगर लियारी से इलेक्ट होने वाला उनका तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है और नजीब हारून साहब भी जा रहे हैं, तो फिर कराची के मसाइल पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। अच्छा जी, लेटेस्ट खबर हमारे पास ताज़ा तरीन शुमाली वज़ीरिस्तान से खबर आई है। मीरान शाह से 10 किलोमीटर मगरिब में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 5 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी के चेक पोस्ट पर हमला किया था। जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में एक सिपाही हवलदार अकबर हुसैन खान भी शहीद हुए हैं। 3 सिपाही जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ISPR के मुताबिक 43 साल के हवलदार अकबर हुसैन खान शहीद का ताल्लुक तहसील दीरकोट ज़िला बाग से है। अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे शहीद के, इनके अहले खाना को सब्र दे। लेकिन हम इस कार्रवाई से मुताल्लिक आपको बता दें दोबारा कि शुमाली वज़ीरिस्तान में मीरान शाह से 10 किलोमीटर मगरिब में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, और इस कार्रवाई में 5 दहशतगर्दों के मारे जाने की तस्दीक हुई है। चेक पोस्ट पर इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की हमला किया था। जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए हैं। 1 सिपाही हवलदार अकबर हुसैन खान शहीद हुए हैं, 3 सिपाही जख्मी हैं।
अच्छा जी, निश्तर अस्पताल से मुताल्लिक इससे पहले हम तस्करा कर रहे थे, पर्टिकुलरली जनूबी पंजाब में जो क्वारंटीन्स बनाई गई थी उसके मिस हैंडल करने की खबरें भी गर्दिश कर रही थी। जो मुल्तान में क्वारंटीन बनाई गई थी ज़ायरीन के लिए, उसको मिस हैंडल या तो हो गई या फिर किसी ने तवज्जो नहीं दी। उसके बाद निश्तर अस्पताल में 25 से ज़ायद डॉक्टर्स और मजमूई तौर पर 60 कोरोना वायरस के केसेस। इसी पे बात करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात कर लें। शाह साहब, सैटरडे को आपने ऑब्वियसली कुछ स्टेटमेंट्स भी दी थी और डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से कहा था कि उनको अब तक शायद मुल्तान जाना चाहिए था। खासतौर पे जो फिगर्स हमारे सामने हैं, दे आर डेफिनेटली अलार्मिंग। तो क्या कहेंगे आप, अब तक क्यों वहाँ कुछ नहीं हुआ और क्या इमरजेंसी बेसिस पे उधर तवज्जो देनी चाहिए? देखिए, आप भी जानते हैं और आप सही निशानदेही भी करते हैं कि इस लड़ाई में हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे डॉक्टर्स हैं, जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। मीडिया पे खबरें आ रही थी कि मुल्तान के डॉक्टर्स जो हैं उन्हें प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं प्रोवाइड किया गया। मेरे इल्म में ये बात आई तो मुझसे जो हो सका मैंने वहाँ अपना N95 मास्क और शील्ड्स और वो चीज़ें वहाँ पहुँचाई। जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला, डॉक्टर से पता चला कि उन्हें हेल्थ पंजाब से कोई ख़ास सपोर्ट नहीं मिली। तो मैंने दरख्वास्त की थी मिनिस्टर साहिबा से और सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब से कि बराए मेहरबानी उनको तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स के बगैर हम इस लड़ाई हम लड़ ही नहीं सकते। तो उन्हें फिलफौर मुल्तान का दौरा करना चाहिए। मुझे अभी बताया गया है कि गालिबन मिनिस्टर साहिबा तशरीफ ले जा रही हैं और मुझे उम्मीद है कि सेक्रेटरी साहब भी साथ चले जाएंगे, मेहरबानी फरमाएंगे, तो उससे मैं समझता हूँ कि उनकी तसल्ली हो जाएगी। इसके साथ साथ मैंने जो हमारे चेयरमैन हैं NCOC के असद उमर साहब, उनकी खिदमत में गुजारिश की, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। उन्होंने फिल फॉर इसका नोटिस दिया, मीटिंग में रेज किया और मैं शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन NDMA का, जिन्होंने मुझसे कहा कि वो फिल फॉर मुल्तान की ज़रूरियात को पूरा करेंगे। अगर मुल्तान के साथ हेल्थ पंजाब तवज्जो नहीं भी दे पा रहा तो NDMA इंशाल्लाह वो शिकायत दूर कर देगा। मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। मामला है शाह साहब, और एक और मामला जिसपे इससे पहले हम हैरान और परेशान हो गए थे लिटरेटली, मुल्तान में जो क्वारंटीन बनाई गई थी ज़ायरीन जिनको शिफ्ट किया गया था, 89 केसेस थे। वहाँ पे ऐसा निज़ाम था कि माशाल्लाह आपस में सब लोग मिलते रहे और ट्रिपल हो के फिर वापस बाहर निकले और अपने अपने इलाकों में उन्हें भेज दिया, इस उम्मीद के साथ कि ये वहीं पर क्वारंटीन अपने आप को कर लेंगे। तो वो एक बहुत बड़ी कोताही थी। ऑल्दो ऑन द कॉन्ट्री हमारे पास एग्जाम्पल है सक्खर की क्वारंटीन की, जहाँ पे अगर कोई मिलता था दूसरे शख्स से तो दोबारा से उसके 14 दिन शुरू हो जाते थे। तो दिस हैड टू बी टेकन केयर एज वेल। ला कर दूं, मुल्तान में पंजाब की सबसे बड़ी क्वारंटीन बनाई गई और 1250 वहाँ लोगों को रखा गया। बहुत अच्छे अंदाज में रखा गया, बहुत अच्छी तरह लुक आफ्टर किया गया। ये वो लोग थे जो 14 दिन पहले ताफ्तान में गुजार के आए थे, फिर 14 दिन इन्होंने मुल्तान में गुजारे और यकीनन वो परेशान थे, लेकिन उनको टेस्ट किया गया। उनके टेस्ट में जो नेगेटिव आए उनको घर रवाना किया गया। मुल्तान की क्वारंटीन के अमले ने, लोगों ने, सिविल डिफेंस के लोगों ने बहुत उम्दा कारकर्दगी की। देखिए, जहाँ कमजोरी होती है हम निशानदेही करते हैं, जहाँ किसी ने अच्छा काम किया है तो हमें तारीफ भी करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल तारीफ करनी चाहिए। सो आप मुतमईन हैं, मुल्तान में ज़ाहिर है सबसे बड़ी क्वारंटीन बनाई गई थी पंजाब की, आप मुतमईन हैं उसके इंतजामात से, और सिर्फ निश्तर अस्पताल के डॉक्टर्स का मामला है जो अलार्मिंग है और आप कह रहे हैं कि वो भी तकरीबन सॉर्ट आउट हो गया और बाकी भी हो जाएगा? जी, मेरी ख्वाहिश है कि वो सॉर्ट आउट हो जाए और मेरी ख्वाहिश है कि हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब, जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा मरकजी हब मुल्तान है, उस पर भी थोड़ी सी तवज्जो दे दे। ठीक है जी, आपके ख्वाहिश जो है और वो हमारे तवस्सुत से आई होप हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब तक पहुंच गई होगी। शुक्रिया आपका। और शाह साहब तो कह रहे थे कि मुल्तान की क्वारंटीन में बहुत अच्छे इंतजाम थे, लेकिन मुख्तलिफ TV चैनल्स पे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने इस बात का एतराफ़ किया कि मुल्तान की क्वारंटीन में हम लोगों को आपस में मिलने से नहीं रोक सके और जितने केसेस आए थे
उसकी तादाद बढ़ गई थी बिकॉज पीपल वर मीटिंग इनसाइड द क्वारंटीन। और वैसे तो अटेंशन हर जगह को इक्वली देनी चाहिए, जनूबी पंजाब को भी उतनी ही अटेंशन देनी चाहिए जो कि बाकी पंजाब के एरियाज को दी जा रही है, खास तौर पे क्योंकि निश्तर अस्पताल के हालात जो हैं ये अलार्मिंग है। मतलब जहां डॉक्टर्स जहां पे देखें ना, डॉक्टर्स जहां पे इन्फेक्ट होंगे ना वहां पे आपका सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर अगर बचाने के लिए मौजूद नहीं होगा, वो खुद बच रहा होगा, तो फिर कौन ख्याल करेगा? पहले नहीं दी गई अब दे दें, तो लिहाजा दिस नीड्स टू बी डन ऑन एन इमरजेंसी फुटिंग। अच्छा, एक और वीडियो आपको दिखानी है। जैसे मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी 20-30 मिनट्स वर्कआउट की, कि आप ये कर लें तो आप आई यूजुअली इग्नोर योर फॉरवर्ड्स, सो मैंने शायद देखी नहीं है, बट दिस इज़ रियली नाइस। ये हमने रिसेंटली सोशल मीडिया पे ये वीडियो देखी एंड इट टच्ड अस। तो आपको पता है कि इस वक्त बाज़ लोग हमें बड़े सख्त नज़र आ रहे हैं, लेकिन हकीकत में बिल्कुल नज़र आते हैं, बिल्कुल हकीकत में बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। गुज़श्ते दिनों सब सख्ती करते हैं ना ये हमारे साथ। ट्रैफिक कॉप है ये, और उनको हुकूमत की तरफ से जो ऑब्वियसली एक वो मिलता है ना खाने का डब्बा, तो वो शेयर कर रहे हैं एक होमलेस बच्चे के साथ, एक स्ट्रीट चाइल्ड के साथ, और बड़ी ही दिल को छू लेने वाली ये वीडियो है। इससे पहले आपको पता है ना, ये भी शिकायत आ रही थी कि एक अहलकार को एक डब्बा नहीं, 2 को एक डब्बा और एक पानी की बोतल दी जा रही थी। तो होपफुली ये मसला तो हम ही ने यहाँ पे उठाया भी था, बताया भी था, वो हल हो गया होगा। तो अभी ये जो एक बिरयानी का डब्बा इनको मिलता है, ये अपने साथ जो गरीब मुस्तहिक बच्चे नजर आ रहे हैं, हाथों से खिला रहे हैं। मतलब क्या उसका कितना नरम दिल है कि उसको पता चल रहा है कि इस वक्त वैसी मुश्किलात हैं, और जो बच्चे सड़कों पे रहते हैं, मतलब जिनके कोई इस तरह ठिकाने नहीं है, तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। ये इन बच्चों की तादाद, आई वंडर, बाज़-औक़ात ये भी कहते हैं कि ये एक प्रोफेशनल बेगर्स माफिया है, जिसके तहत ये बच्चे बिल्कुल, और जिसके तहत ये बच्चे और ये लोग जो हैं सड़कों पर मौजूद हैं। लेकिन भूख तो किसी को भी लग सकती है, भूख तो यकीनन जाहिर है, और जो माफिया इनको चला रहा है वो कौन सा इनको खाना दे रहा होगा? उनके लिए तो ये सिर्फ कमाने का जरिया है ना ये बच्चे। तो इसलिए एक दिल खुश हो जाता है कि देयर आर सॉफ्ट हार्टेड पीपल एवरीवेयर, और कोई ना कोई किसी तरीके से किसी की मदद कर देता है। और ये वैसे मेरा पता क्या मानना है, ऐसे सीन्स वैसे हम देख लेते हैं। मेरा दिल ये चाह रहा है कि ये जो माफियाज के तहत बच्चे जो पर्टिकुलरली भीख मांग रहे होते हैं, इन्हें पैसे ना दें, आप इन्हें कोई खाने की चीज़ दे दें, क्योंकि खाना तो वो लेके नहीं जाएंगे ना, खाना तो वो उसी टाइम भूख लगेगी खा लेंगे। जूस का डब्बा दे दें, पानी की बोतल, साफ पानी इन्हें नहीं मिल रहा होता है। हाँ, और बच्चे की आंखों में, मतलब बच्चा देखें कितना रिलीव्ड है और कितनी मोहब्बत से देख रहा है, उसके अंदर ग्रेटिट्यूड है कि मुझे किसी ने नोटिस किया है, कोई मुझे फीड कर रहा है, कोई मुझे ऑफर कर रहा है, कोई अपना खाना शेयर कर रहा है। मैं अब्दुल्ला एक बात बताऊं, किसी के साथ बैठ के खाना खाना भी एक प्रिविलेज है, वरना तो आपको जो टुकड़े मिल गए आप अकेले बैठ के, बिल्कुल आप अकेले बैठ के खा रहे हैं। तो आप अपना बचा हुआ दे देते, वो साइड पे अपनी ड्यूटी करते रहता है, बच्चा अकेला खाए। बात वो है कि वो बैठ के अपने साथ उसको अपने हाथों से खाना भी खिला रहा है, उसके साथ मील शेयर कर रहा है, उसके साथ बातें भी आई एम श्योर कर रहा होगा। सो दिस इज़ क्वाइट हार्ट टचिंग। अच्छा जी, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है, और अमेरिका में तो खुदा रहम करे कि क्या सूरत हाल है कि आपका सुन के दिल दहल जाता है। और ये भी आपको बताना है कि इस हवाले से इख्तियार किए जाने वाले हिफाजती इक़दाम भी बाज़ पेचीदगियों के बाइस बन सकते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक, हुमा क्या एक रिसर्च सामने आई है? आपको बता दें कि डॉक्टर्स के मुताबिक हैंड सैनिटाइजर्स जो हैं वो में 60% तक अल्कोहल पाया जाता है, जो वायरस या जरासीम के खात्मे के लिए मौसर हैं। लेकिन यकीनी तौर पर यह कहना मुश्किल है कि मौजूदा वायरस के ख़िलाफ़ ये सैनिटाइजर्स कितने मौसर हैं। तो लिहाजा टोटल डिपेंडेंसी भी ना आप करें, जहां आपको साबुन पानी मिले तो हाथ ज़रूर धो लिया करें। लोग विटामिन सी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन सी पेट और गुर्दों को नुकसान पहुँचा सकता है। तो इसमें भी हर चीज़ को एतदाल में रखें। आपको हर रोज विटामिन सी भी लेने की जरूरत नहीं है। नेचुरल चीज़ों में विटामिन सी तलाश करें, उसको ले लें। अब इंशाल्लाह होपफुली अब आगे सिट्रस फ्रूट, आम का सीजन आ रहा है, तो आम भी खाएं, उसमें भी विटामिन सी होता है। आम इज नॉट सिट्रस अब्दुल्ला, बट आम में विटामिन सी होता है। हाँ, वो उस तरह होता होगा, लेकिन सिट्रस फ्रूट में तो अभी लीमू आप ले लें ना, लीमू ले लें, लीमू के 2 कतरे ले लें आप गर्म पानी में शहद के साथ डाल के। सो विटामिन सी की गोलियां घोल घोल के आप पानी में ना पिए जाएं। अच्छा, इसी तरह मास्क के बारे में भी आलमी इदारा सेहत ने मशवरा दिया है कि हर किसी को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। वही वाली बात मैं बात कर रही हूँ, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है टू डिटरमिन कि किसको जरूरत है, किसको नहीं है। हम ये मशवरा देंगे कि आप मास्क पहने। हाँ, मैं तो यही कहूँगी कि मास्क पहन लो, और फिजिकल डिस्टेंस अपना आपने ज़रूर मेंटेन करना है, और बाकी तो चल ही रहा है। बाकी अपना ख्याल रखें और हाथ धोएं बार बार, और हाथों पे ज़रा मॉइस्चराइजर भी लगा लिया करें, क्योंकि हाथ धोने से भी हाथों की स्किन उतर रही है। मेरे तो उधड़ चुके हैं हाथ। बताइए आपने, गुड वन। ठीक है जी, इंशाल्लाह वी गोइंग टू सी यू टुमारो।